सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। आज से हम न्यू सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश एडिटोरियल एनालिसिस। बहुत ज़बरदस्त क्लासेस होने वाली हैं ये। आज सबसे पहली क्लासेस है तो शुरुआत के 2-3 मिनट आपके लूँगा, उसके बाद सेशन की शुरुआत करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात, जिनको मैंने इन्फो दी थी ये तो पता लग गया होगा, मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होंगी रेगुलर बेसिस पे। 12 बजे ये यूट्यूब पे क्लास आएंगी। इस वीक फ्राइडे सैटरडे संडे को भी हो रही हैं। उसके बाद जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, सारे क्रूशियल टॉपिक हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला सेक्शन है वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम्स वगैरह, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, और दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका पैसेज का। और फिर जो तीसरा सेक्शन है वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है, जिसमें मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको आरसी, एरर्स, फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम के भी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेली के आपको बस 40 से 50 मिनट किसी भी हाल में निकालने हैं, अगर जेन्युइनली लैंग्वेज को अच्छी करना चाहते हो। ठीक है, टाइम अपना उस हिसाब से मैनेज कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लासेस आप देखोगे इनको वीडियो फॉर्म में देखिएगा। हालांकि पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। बट पॉइंट ये है, पीडीएफ से बस आप वोकैबुलरी रिवाइज कीजिएगा। मेरा सजेशन ये है कि मेरे साथ साथ ही क्लास को समझते चलिए, साथ साथ ही मेरे पढ़ते चलिए। और मैं हाथों हाथ पढ़ने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, मतलब और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। एक ही बारी वीडियो को देखो और निपटो। क्लियर है? उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे वोकैबुलरी सेक्शन हम सबसे पहले डील करेंगे, तो आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको वो वोकैबुलरी आती हो सकता है आप में से कुछ बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, तो जनरली उनको आते होते हैं वर्ड्स। तो ऐसे केस में आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो वोकैबुलरी आती है तो मेरे किसी काम की नहीं है। आप चाहे वोकैब पढ़ रहे हो या कोई और चीज़ पढ़ रहे हो, तो वोकैब या दूसरी चीज़ों को रिटेन करने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। जितना रिपीट होगा उतना आपके जहन में बैठेगा। तो ज़्यादा किसी को दिक्कत है अगर उनकी, क्योंकि चीज़ें नई भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि सब आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा, न्यू भी मिलेंगी। मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली कुछ बच्चे माइंड में लेके चलते हैं मैं तो आता है, मैं तो आता है। तो जिसको अगर लग रहा है कि उसको थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं तो स्पीड बढ़ा लीजिए कृपया करके, क्योंकि मुझे सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, तो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव वे में थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। शुरुआत करें सेशन की। तो इस 30-40 सेकंड के रील्स के ज़माने में एक ऐसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट की शुरुआत कर रहा हूँ जो आपका अटेंशन स्पैन तो बढ़ाएगा, बट एट द सेम टाइम लैंग्वेज की हॉलिस्टिक इंप्रूवमेंट करेगा। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं इस नेक्स्ट लेवल लर्निंग को। सबसे पहले टॉपिक का एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद वो कैप की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कुंभ मेला। उसको डिवाइन भी बोला है और डायनामिक भी बोला है। ऐसा क्यों बोला है ये समझने की कोशिश करते हैं, आराम आराम से समझेंगे अब चीज़ें। ठीक है, डिवाइन का बेसिक मीनिंग बताएंगे सभी बच्चे मुझे। डिवाइन जो है वो गॉड से रिलेटेड है, भगवान से, या फिर कोई चीज़ सेक्रेड है, पावन है, या कोई चीज़ पवित्र है। ठीक है, अब कुंभ मेला को डिवाइन इसलिए बोला है क्योंकि कुंभ मेला का जो ओरिजिन है वो या तो स्पिरिचुअलिटी से आपको देखने को मिलेगा या हिंदू रिलीजन से देखने को मिलेगा। यस और नो? अभी अगर आप कुंभ मेले में देखेंगे, पिलग्रिम्स जो श्रद्धालु हैं वो क्या कर रहे हैं, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं होली रिवर के अंदर, अपनी सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं, एक इस उम्मीद में कि मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा। तो इसलिए कुंभ मेला जो है वो डिवाइन है, स्पिरिचुअलिटी और हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। उसके बाद कुंभ मेला को डायनेमिक भी बोला है। अब डायनेमिक का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो एक्टिव हो, जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो। तो कुंभ मेला को डिवाइन के अलावा डायनेमिक यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप कुंभ को देखोगे तो ये एक तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ना? अगर आप कुंभ मेला को देखोगे तो छोटी सी सिटी है, टेम्परेरी सिटी है जहाँ पे ये हो रहा है, और वहाँ पे इतना तगड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, क्राउड मैनेजमेंट, एआई बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट है। तो चीज़ें डायनेमिक हैं। तो डिवाइन एंड डायनेमिक कुंभ मेला। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग पैसेज की वोकैबुलरी पे। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते चलेंगे। आइए, सबसे पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब कोई चीज़ बहुत ग्रेट है, सरप्राइजिंग है, या फिर जिस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो, वो है स्टैगरिंग। चौंका देने वाली कोई चीज़। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल ज़रूर देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट से हमें अच्छे से याद हो जाता है कि जो म्यूजियम को हम ओपन रख रहे हैं पब्लिक के लिए, तो उसकी कॉस्ट पता कितनी आती है? $50,000 एक हफ्ते पे कॉस्ट आती है। तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट आती है सिर्फ एक हफ्ते की, तो ये सरप्राइजिंग है, स्टैगरिंग कॉस्ट एक तरीके की।
एस्टोनिशिंग बोलेंगे, शॉकिंग है, स्टनिंग है, ओवरवेलमिंग इसके सिनोनिम्स है। अगला वर्ड आपके सामने है कॉन्ग्रीगेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सीखेंगे, जो ग्रेग वर्ड है ना, ये एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है फ्लॉक। हिंदी में बोले तो झुंड। इससे बहुत सारे वर्ड बने हैं, जैसे मैं पहले एक वर्ड बताता हूँ आपको, ग्रीगैरियस सुना है आपने, सेग्रीगेट सुना है, ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस में ग्रेग है। ग्रीगैरियस का मतलब भी सोशिएबल पर्सन, जो मिलजुल के रहता है, झुंड में रहना पसंद करता है, एक्सट्रोवर्ट एक तरीके का पर्सन होता है, ठीक है। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है झुंड से किसी को अलग कर देना। ग्रेग हो गया झुंड, फ्लॉक, और जो एस ई पहले लगा दिया वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब अलग करने का सेंस दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रेग रूट वर्ड है वो आपका फ्लॉक का सेंस देता है। फ्लॉक मतलब झुंड। और कौन का जो मतलब होता है वो होता है टुगेदर। तो झुंड एक साथ इकट्ठा हो रखा है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर, एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, यूजुअली फॉर रिलीजियस पर्पस। जैसे कुंभ में भीड़ इकट्ठी हो रखी है तो उसे क्राउड नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। क्राउड तो आप जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस देखने किसी आर्टिस्ट की कोई गया हुआ है तो, या नॉर्मली भीड़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये चर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है, किसी भी रिलीजन के अंदर अगर रिलीजियस पर्पस के लिए भीड़ इकट्ठी है तो वो क्या है, कॉन्ग्रीगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभा बोलेंगे, क्लियर। कॉन्ग्रीगेशन जो है वो इकट्ठी हुई है चर्च के अंदर, किस चीज के लिए, क्रिसमस ईव सेरेमनी के लिए। तो असेंबली है, गैदरिंग है, ब्रेदरन है, क्राउड इसके सिनोनिम है। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग एक एडजेक्टिव है। अच्छा, कॉन्ग्रीगेशन का नहीं बताया था, नाउन होता है ये, TION वाले जितने भी होते हैं ये नाउन सफिक्स होते हैं, ठीक है। स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग का मतलब कोई चीज फैली हुई है लार्ज एरिया में, बट अनटाइडी और इरेगुलर वे में, मतलब कोई शहर बसा हुआ है पुराने टाइम का, इरेगुलर वे में बसा हुआ है, फैला हुआ है। तो स्प्रॉलिंग सिटी में कितने लोग हैं, 4 मिलियन लोग हैं, तो पूरा फैला हुआ बड़ा शहर है। एक्सपेंसिव है, स्प्रेडिंग है, रैम्बलिंग है, एक्सटेंसिव है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला आपके सामने है टसल। टसल एक नाउन है जिसका मतलब विगोरस स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब यहाँ पे हाथापाई वाला सेंस दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ओपन फिजिकल, है ना, झगड़ा हो रहा है, तो आप किसी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। दो प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं किस चीज में, अ टसल फॉर द बॉल, कि बॉल कौन लेगा, छीन रहे हैं एक दूसरे से, तो वही वाली बात, झगड़ रहे हैं बट फिजिकली। स्ट्रगल है, स्कफल है, क्लैश है, फाइट है, और ऑल्टरकेशन इसके सिनोनिम है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वूपिंग। वूपिंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब कोई चीज बहुत बड़ी है, लार्ज है, इंप्रेसिव है, साइज में या फिर अमाउंट में बहुत बड़ा। कंपनी ने अनाउंस किया 200% इंक्रीज, तो ये वूपिंग इंक्रीज है। जनरली प्रॉफिट हो रहा है 50% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, किसी का प्रॉफिट 200% बढ़ गया, तो वूपिंग बहुत ज्यादा, ठीक है। मैसिव, कोलोजल, इनॉर्मस, ह्यूज और जाइगेंटिक, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ईयर मार्क, इसे मार्क कर लेंगे, ईयर मार्क। ये एक वर्ब होती है, टू कीप और इंटेंट समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी काम के लिए किसी चीज को रखना। जनरली ये पैसों के लिए यूज होता है ये टर्म, बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए। वैसे ये थोड़ा अलग वे में जा रहा है ना, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बेटे की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए, कुछ लोग अलग तरीके से ले जाते हैं, नहीं पता लगता भाई, तो भावनाएं समझो आप, ठीक है। किसी खास उद्देश्य से अलग रखना किसी चीज को, जैसे मनी को देखो, मैंने कहा ना पैसे के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। मनी को ईयर मार्क किया गया है एयरपोर्ट इंप्रूवमेंट्स के लिए, या आपने पैसा सेव किया किसी चीज के लिए। एलोकेट है, सेट असाइड है, डेजिग्नेट है, रिजर्व है, असाइन है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है टेस्टामेंट, ये आपने सुना होगा, नाउन है ये। टेस्टामेंट का मतलब होता है एविडेंस या फिर प्रूफ, हिंदी में बोले तो प्रमाण। जैसे वो जीता जागता प्रमाण है, सबूत है किस चीज का, वैल्यू ऑफ हार्डवर्क का। बहुत मेहनती इंसान होगा, बहुत मेहनती इंसान होगा, तो वो जीता जागता सबूत है एक तरीके की मेहनत। मतलब आप अपने फादर को भी बोल सकते हो, जैसे आपके फादर ने बहुत मेहनत करी है, तो वो एक टेस्टामेंट है हार्डवर्क का, ठीक है। या आप कर रहे हो तो आप भी हो। टेस्टिमनी है, एविडेंस है, अटेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, कंफर्मेशन। उसके बाद अगला है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब कोई चीज लंबे समय तक चले, कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर लास्टिंग, हिंदी में बोले तो स्थाई, ठीक है। देयर चांस मीटिंग वॉज द स्टार्ट ऑफ एन एंड्योरिंग फ्रेंडशिप, मतलब अचानक से वो मिले थे, बट उनकी जो मीटिंग है वो तब्दील होगी किस चीज में, एंड्योरिंग फ्रेंडशिप में। एंड्योरिंग मतलब बहुत लंबे समय तक चली। तो लास्टिंग, परसिस्टेंट, परमानेंट और रेजिलियंट। देखो रेजिलियंट जो है इसका एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
क्या होता है ना, दो वर्ड आपस में कभी भी एक दूसरे के एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होते, नियरेस्ट सिनोनिम होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर आप एंड्योरिंग को देखोगे तो एंड्योरिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ लंबे समय तक चले, तो आप इसको ड्यूरेबल भी बोल सकते हो कि वो चीज़ ड्यूरेबल है, ठीक है, मतलब वो चीज़ सॉलिड है कैसे। अब रेजिलियंट का मतलब भी क्या होता है, जिसके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए फिर भी वो चलता रहे, दौड़ता रहे, प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे बढ़ता रहे। तो एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होते, नियरेस्ट सिनोनिम होते हैं, हमेशा नियरेस्ट वर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। कुछ बच्चे कह देते हैं सर ये वाला इसका सिनोनिम तो दिख नहीं रहा मुझे, भले ही मिलता जुलता होगा बट कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी। उसके बाद कटिंग एज। कटिंग एज एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई चीज़ मॉडर्न है या जिसके अंदर न्यूएस्ट फीचर्स हैं, अत्य आधुनिक कोई चीज़ है, कोई टेक्नोलॉजी कटिंग एज हो सकती है। या मेडिसिन को कटिंग एज बोला है तो हो सकता है कि वो पहले बहुत ज़्यादा आपको हार्म करती हो, डैमेज पहुंचाती हो, और अब चीज़ें थोड़ी सी बेटर कर दी हैं, तो लेटेस्ट बिल्कुल इनोवेटिव है, एडवांस्ड है। इसके अंदर एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेट ऑफ द आर्ट, मार्क कर लीजिएगा इसे। यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी खत्म होती है, अब हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। आ जाइए। फ्लॉक टू, सबसे पहला, इसका मतलब टू मूव टुगेदर इन लार्ज नंबर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस, तो किसी एक जगह पे झुंड में जाना। फ्रेजल वर्ब है ना ये, तो एक्शन का सेंस देते हैं, तो झुंड में जाना। जैसे लोग जो हैं झुंड में गए हैं कहाँ पे, टाउन स्क्वायर में, क्या देखने के लिए, फायरवर्क्स, पटाखों को देखने के लिए, तो फ्लॉग्ड टू। अच्छा, फ्लॉग वैसे भी आपको मैंने अभी पहले ही समझाया था, झुंड से रिलेटेड है। अगला है टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव। इसका क्या मतलब है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और मैं किसी और चीज़ का एग्जाम्पल देके आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, तो इसका मतलब यही होता है टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव। टू कंपेयर समथिंग टू गिव क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, स्पष्टता देना। जैसे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग है कितनी बड़ी है, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो बिल्डिंग है वो बड़ी है एफिल टावर से, तो हम आगे लगा के बोलेंगे टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव। अगर आपको और बेटर तरीके से समझना है, किसी को आप बोल रहे हो कि अगर आपको मेरी बात को और बेटर तरीके से समझना है, तो आप इस फ्रेज को फिर यूज कर दो, टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव द बिल्डिंग इज टॉलर देन द एफिल टावर। क्लियर है जी। अगला है रूटेड इन, तो रूट से ही समझ में आ रहा है, आधार, ओरिजिन, ठीक है। टू हैव ओरिजिन्स इन समथिंग, कोई चीज़ किसी चीज़ पे आधारित हो। जैसे ये जो क्राइसिस है, जो संकट है, ये कहाँ से आया है, ये दो ग्रुप्स के बीच में जो डीप राइवलरी है ना, दुश्मनी है, ये वहाँ से आया है, इसका ओरिजिन वहाँ से है। किसका, इस संकट का। जैसे वो पहले के टाइम पे जॉइंट फैमिली की कोई वो चाचा की ताऊ की लड़ाइयाँ चल रही हैं और वो फिर उनके बच्चे लड़ रहे हैं, फिर उनके बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो रूट वो बहुत पहले शुरू हुई थी। अगला है ब्रिंग इनटू प्ले। ब्रिंग इनटू प्ले का मतलब किसी चीज को यूज करना या अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना, उपयोग में लाना। जैसे टीचर ने न्यू टीचिंग टेक्निक्स को क्या किया, ब्रॉट इनटू, यहाँ बोला हुआ है, पास्ट में गया हुआ है, क्योंकि आपको पता है फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रिंग ब्रॉट पास्ट में गया हुआ है, आप ये मत सोचिएगा ब्रिंग कहाँ गया, ये बेसिक चीज है। टीचर ने क्या किया, न्यू टीचिंग टेक्निक्स को ब्रॉट इनटू प्ले किया, मतलब यूज किया, किस चीज के लिए, बेटर लर्निंग के लिए। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे ईडियम्स, ठीक है जी। तो इस पैसेज के जो ईडियम्स हैं, सबसे पहला है चेरी ऑन टॉप। इसका मतलब है एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है आपको, दैट मेक समथिंग बेटर। मतलब आपको मैंने 50 चीज़ें दे दी एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अभी ये एडिटोरियल का एनालिसिस कर रहा हूँ, कंप्लीट इंग्लिश इसके अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने आपको पीडीएफ भी दे दी साथ में। तो ये क्या है, चेरी ऑन टॉप है, एडिशनल बेनिफिट दैट मेक समथिंग बेटर, सोने पे सुहागा। विनिंग द लॉटरी वॉज द चेरी ऑन द टॉप ऑफ हर फैंटास्टिक ईयर। तो लॉटरी जीती, माला माल हो गया भाई वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पोट, इसका मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं और आइडियाज़ हैं और वो मिल के रह रहे हैं। जैसे डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं किसी एक जगह के अंदर, तो विविधता का संगम। जैसे सिटी जो है वो एक मेल्टिंग पोट है कल्चर्स का फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो अलग अलग कल्चर या अलग अलग रेस या अलग अलग रिलीजन के लोग जहाँ पे रहते हैं, तो मेल्टिंग पोट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम में भी, न्यूज़पेपर में भी, जहाँ पे भी आप कहीं पे भी रीडिंग मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है तो ये आ जाएगा। अगला है स्केल एंड स्कोप, ये तो बहुत आसान है। साइज या फिर एक्सटेंट ऑफ समथिंग, स्तर या फिर दायरा। जब हम कहते हैं ना कि किसी प्रोजेक्ट का स्केल या स्कोप, तो मतलब उसके दायरे की बात हो रही है, उसका दायरा अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे पहला हमने कभी नहीं देखा है इस तरीके का स्केल या स्कोप, इतना बड़ा है ये।
इन दी वर्क्स, वर्क्स मतलब कोई चीज़ चल रही है अभी, मोशन में है, तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें भी प्लानिंग चल रही है, जो डेवलप हो रही है अभी, काम प्रगति पे, कार्य प्रगति पर है ना। अ न्यू लॉ टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज इन दी वर्क, तो एक नया कानून जो है उस पर प्लानिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का। तो देखो कब आएगा कि नहीं आएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आ गया, आपको पता होगा 16 साल से पहले बच्चों के लिए। क्लियर है जी। उसके बाद अगला है स्वीप अंडर दी रग। क्या है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। स्वीप अंडर द रग का मतलब, देखो रग क्या होता है, मैट होता है, चिटाई टाइप कह लीजिए, या फिर रूम में दरी जो आपने बिछा रखी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ घुसा देना, मतलब कोई चीज छुपा देना। टू हाइड अ प्रॉब्लम और ट्राई टू कीप इट सीक्रेट इंस्टीड ऑफ डीलिंग विद इट, तो किसी को अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। द कमिटी इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ स्वीपिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो कमिटी को के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्वीप कर रहे हैं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा वोकेबलरी सेक्शन खत्म होता है, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ब्रीफ आइडिया ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसलिए गिवन है क्योंकि बीच बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं सेंटेंसेस का यूज करके, तो इसलिए डायरेक्शन पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और एक बार पहले टॉपिक खुद से भी रीड कर लेंगे, मैं 1 बाय 1 करके आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है खुद से रीड करना, क्योंकि वीडियो को आप एक ही बार देख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, एक ही बार देखो वीडियो को, निपटो, तो हाथों हाथ रीड करेंगे। क्लियर। और दूसरी बात ये कि एग्जामिनेशन में मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, यहाँ तो मैं फिर भी समझा दूंगा आपके पढ़ने के बाद, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, बट आपको हैबिट तो डालनी पड़ेगी ना खुद से पढ़ने की। तो टूटा समझ में आए, फूटा समझ में आए, बढ़िया समझ में आए, जितना भी समझ में आए, सारा आए, आधा आए, समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, तो ये रही सबसे पहली स्लाइड। वीडियो को पोज करके जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी और ख़त्म, ठीक है। आ जाइए। मुझे उम्मीद है कि ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। बेईमानी नहीं की होगी, क्योंकि पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं, ठीक है जी। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसा कि आपने पढ़ा, आपने एक चीज़ और नोट करी होगी कि पैसेज के अंदर 2013 का भी थोड़ा बहुत डेटा लिया, 2019 का भी लिया। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अभी तो महाकुंभ चल रहा है। रीज़न उसके पीछे ये है कि एक तो महाकुंभ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो कंप्लीट डेटा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। दूसरा, 2013 का और 2019 का थोड़ा बहुत डेटा इसलिए लिया ताकि कंपैरिजन करके आपको पता लग जाए कि पिछली बार के कंपैरिजन में अब कितने चेंजेस हुए हैं। तो एक नया पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी था कि बेटर कैसी हुई हैं चीज़ें। वो डिवाइन और डायनामिक बोला था ना, तो डायनामिक में वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आता है, तो क्या बेटर कर रही है गवर्नमेंट अब, इसलिए ऐड किया। हालांकि 2025 का भी डेटा बढ़िया तरीके से ऐड किया जितना ऐड करना चाहिए था, और ओरिजिन वगैरह भी मैंने ऐड किया, तो मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ना कोई आईआईटी बाबा, ना कोई आईएएस बाबा, समझते हैं तरुण बाबा से। चलो जोक्स अपार्ट, मुद्दे पे आते हैं। तो कह रहा है जब 120 मिलियन जो पिलग्रिम्स हैं, स्टैगरिंग मतलब एस्टोनिशिंग नंबर था ये 120 मिलियन, जब 120 मिलियन श्रद्धालु जो है प्रयागराज पहुंचे, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, किसके लिए पहुंचे, 2013 के कुंभ मेले के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि नासा सैटेलाइट ने कंफर्म किया कि ये लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन था ह्यूमैनिटी का। देखो भीड़ तो पता नहीं और न जाने कितनी बार जमा हुई होगी पूरी दुनिया में, बट कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है रिलीजियस पर्पस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखिएगा। ह्यूमैनिटी ने जो देखी, कहाँ से देखी, स्पेस से देखी। अगर आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, मतलब और क्लैरिटी से समझना है, तो ये जो मोनूमेंटल 55 डे इवेंट था, मोनूमेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो ये जो मोनूमेंटल 55 डे इवेंट था, उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन आ गई थी जो कि सरपास कर गई थी, आगे निकल गई थी किसकी पॉपुलेशन से, मैक्सो की पॉपुलेशन से। असेंबल हुए थे, वहां पे इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, स्प्रॉलिंग टेंट सिटी में। स्प्रॉलिंग मतलब टेम्परेरी टेंट सिटी थी, जो कि दूर दराज के इलाके तक फैली हुई थी, जो कि कवर कर रही थी कितना एरिया, इतना एरिया, ठीक है जी। इसके जो रूट्स आपको देखने को मिलते हैं कुंभ के, हिंदू माइथोलॉजी में देखने को मिलते हैं। अगर ओरिजिन की बात करें कुंभ मेले की, तो कहाँ से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, सेलेस्टियल टसल जो है अमृत की, वहां से देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो बेटा ये सेलेस्टियल क्या होता है, देखो सेलेस्टियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आसमान में है या इस दुनिया के परे है, दूसरी दुनिया की कोई चीज।
बट यहाँ सेलेस्टियल बोला हुआ है गॉड्स को, डीमंस को, हिंदी में बोले तो देवों को और असुर को। टसल का क्या मतलब है? टसल मैंने पढ़ाया था, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, लड़ाई। तो वो समुद्र मंथन जो हो रहा था, एक तरफ देव थे, एक तरफ सारे असुर थे, और किसके लिए लड़ाई चल रही थी? अमृत के लिए लड़ाई चल रही थी। ये क्या है? नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी का मतलब अमर होना। नेक्टर मतलब, नेक्टर बेसिकली फूलों के रस को बोलते हैं। तो अमृत को बोला है कि अमर होने का वो एक मैजिक लिक्विड था। तो वहां से हमें इसके ओरिजिन देखने को मिलते हैं। लेजेंड्स रिकाउंट करते हैं। अच्छा, लेजेंड क्या है यहाँ पे? अब ये लेजेंड वो लेजेंड नहीं है कि यार लेजेंड बंदा है, नहीं। लेजेंड का यहाँ पे मतलब है ट्रेडिशनल स्टोरीज की बात हो रही है, ठीक है। तो कहानियों से हमें क्या पता लगता है कि जो डिवाइन एक्ट है समुद्र मंथन का, जिसे ओशन चर्निंग भी कहते हैं, उसमें हुआ क्या? जो ड्रॉप्स हैं इस नेक्टर की, नेक्टर कौन सा? ये अमृत जो निकला था मंथन से, वो गिर गई 4 पवित्र जगहों पे। कौन कौन सी जगहें हैं? सबको पता है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक में है और उज्जैन में। नासिक में ये जगह है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, यहाँ पे बेसिकली प्रिसाइजली बता रहा है, यहाँ पे वो बूंद जो है गिरी थी। ये जो शहर हैं, दीज सिटीज नाउ होस्ट द कुंभ एवरी 12 ईयर्स। इन शहरों में हर 12 साल में कुंभ जो है आपको देखने को मिलेगा, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स। क्या मतलब है इसका? सर्टेन प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग कुंभ डिसाइड होता है कि हरिद्वार में होगा, प्रयागराज में होगा, उज्जैन में होगा, नासिक में होगा। जैसे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि बृहस्पति जब इस राशि में होगा, शायद वृषभ राशि में, और चंद्रमा और सूर्य जब मकर राशि में होगा तो इस जगह पे होगा, जब वो मेष राशि में होगा या फिर कोई और राशि में होगा तो फिर हरिद्वार में होगा। समझ गए? तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कुंभ कहाँ पे होगा। 12 साल बाद होगा लेकिन, ठीक है। हाउ एवर, जो चेरी ऑन द टॉप है, मतलब सोने पे सुहागा है ना, एडिशनल बेनिफिट क्या है इस रिलीजियस ट्रेडिशन का? इट्स मॉडर्न डे एग्जीक्यूशन। जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिस तरीके से इसकी प्लानिंग हो रही है, विच इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मास्टरपीस ऑफ लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट, जो कि एक लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट के मास्टरपीस से कम नहीं है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जब आप बहुत सारे रिसोर्सेज को, लोगों को और एक्टिविटीज को मैनेज करते हो, उनकी प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हो ताकि चीजें स्मूथली चलें, तो उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो लोग तो आ रहे हैं, वो तो एक है ही, वो डिवाइन वाला पार्ट तो हमको पता ही है ना, बट ये लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट का भी एक बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है। उसके बाद जी 2019 का जो अर्ध कुंभ था, अर्ध कुंभ जो बेसिकली 6 साल में होता है ना, अर्ध मतलब आधा। तो 2019 का जो अर्ध कुंभ था प्रयागराज में, उसने नए बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दिए इवेंट प्लानिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर तो था जिसमें 1,22,000 पोर्टेबल टॉयलेट्स थे, 20,000 वेस्ट बिन्स थे, और वूपिंग, वूपिंग मतलब बहुत बड़ा, 4,000 किलोमीटर टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल लाइंस लगाई गई थी जो कि पावर कर रही थी 40,000 एलईडी लाइट्स को। हुआ क्या? ड्यूरिंग मोस्ट ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब पवित्र, शुभ, शुभ दिन जो था 2019 फेस्टिवल का, शाही स्नान एक डे था उस टाइम पे। उस दिन हुआ क्या? 50 मिलियन डिवोटीज ने रिचुअल डिपली सिंगल डे में मतलब डुबकी लगाई, और ये नंबर इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट था? एंटायर पॉपुलेशन ऑफ साउथ कोरिया, इसके बराबर था। तो आप देख लीजिए, द स्केल एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर इक्वली इंप्रेसिव। स्केल एंड स्कोप का क्या मतलब मैंने बताया था कि जो दायरा था किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट भी बहुत खतरनाक लेवल की थी, मजाक नहीं था भाई। अच्छा, ए से कुछ क्वेश्चन बना होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो वहाँ चैरिटी कर रही थी, उन्होंने 150 मिलियन मील्स लोगों को बांटी। डेली वाटर सप्लाई जो थी वो कितनी पहुंच गई? एस्टॉनिशिंग 200 मिलियन लीटर पहुंच गई। और उस इवेंट के टाइम पे अथॉरिटीज ने अचीव किया 100% सीवेज ट्रीटमेंट थ्रू 13 स्पेशलाइज्ड प्लांट्स। देखो ये सारी बातें पता क्यों बताई जा रही है? क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना काबिले तारीफ बात है, आसान काम नहीं है। क्योंकि बोला ना, लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन का ह्यूमैनिटी ने कभी देखा हो, तो ये काबिले तारीफ बात है, इसलिए बात हो रही है इसकी, ये डेटा दिखाया जा रहा है। क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम होता है भाई। ड्यूरिंग द इवेंट अथॉरिटीज ने अचीव किया 100% सीवेज ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि लोग आए गंद मचा के चले गए, साफ सफाई का भी बढ़िया ध्यान रखा गया कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। 13 स्पेशलाइज्ड प्लांट्स लगाए थे। ग्रीन कुंभ नाम दिया था उस टाइम पे क्योंकि इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल उसे बनाना था बेसिकली।
तो उन्होंने उस टाइम पे ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव के तहत प्लांट्स लगाए गए, 2 लाख ट्रीज लगाए गए और एनफोर्स कर दिया गया, मतलब लगा दिया गया, पारित कर दिया गया कंप्लीट बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक पे। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? जिसको आप एक बार यूज करते हो और फेंक देते हो, जैसे कि कोई पैकेजिंग मटेरियल है या फिर लेज कुरकुरे चिप्स के पैकेट जो होते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। एज वी लुक अहेड टू द 2025 महाकुंभ, अब अगर 2025 के महाकुंभ की बात करें, यहाँ कुछ आना होगा, तो ऐसा सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं? 400 मिलियन पीपल। पहली बात तो मुझे बताओ, ये 400 मिलियन समझते हो कितने? 1 मिलियन में 10 लाख, बेसिक सी बात है। तो 400 मिलियन का मतलब 40 करोड़। इंडिया की आबादी पता है कितनी है 2025 के अकॉर्डिंग? देखें जैन के अकॉर्डिंग 145 करोड़। चाइना की कितनी है? 141 करोड़। अब आप सोच रहे वेट सर वेट, सेंसस तो हुआ ही नहीं है 2011 के बाद, तो आपको पॉपुलेशन कैसे पता? देखो वैसे 2011 में होना था, 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 के अंदर होना था, यस और नो? कोविड के चलते वो डिले हो गया था। बट और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू पता लगाया जा सकता है, जैसे कि सैटेलाइट डेटा होता है और सर्वे वगैरह होते हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन होता है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, सिविल रजिस्ट्रेशन में बर्थ के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, डेथ रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एस्टिमेट्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है? तो 400 मिलियन लोग, भाई बहुत बड़ा नंबर है ये, 40 करोड़ एक ही शहर के अंदर। हालांकि एक दिन में नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल टू प्रिपेयर फॉर दिस मैसिव गैदरिंग, इस गैदरिंग को प्रिपेयर करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ईयर मार्क किया, मतलब अलग से पैसा एलोकेट किया है। कितना? 17,000 करोड़ रुपए, मतलब $2.2 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के लिए, जिसमें 6 न्यू ब्रिजेस होंगे, 600 किलोमीटर एक्सपेंडेड रोड्स होंगी और एकोमोडेशन फैसिलिटीज भी है 2.5 मिलियन पिलग्रिम्स के लिए, वो भी अभी बन रहे हैं इन द वर्क्स। का मतलब अभी एकोमोडेशन फैसिलिटीज साथ साथ और बनाई जा रही है, ठीक है जी? आगे देखेंगे, द महाकुंभ अपील एक्सटेंड फार बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर। तो महाकुंभ की जो अपील है, जो लोगों को इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं लग रहा है, इंडिया के बाहर भी लोगों को लग रहा है। कौन कौन लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? इंटरनेशनल पिलग्रिम्स भी आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जो कि एनचेंट हो रहे हैं, मतलब मगन मुग्ध हो गए हैं। किस चीज से? महाकुंभ की स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर का मतलब होता है भव्यता से, मैग्निफिसेंस, ग्रैंडर इंग्लिश में बोलते हैं। अगर विजिटर्स की बात करें तो नोटेबल विजिटर्स कौन कौन है? यूट्यूबर्स आ रहे हैं साउथ कोरिया के, ट्रैवलर्स आ रहे हैं जापान, स्पेन, रशिया और यूएसए के। एन एस्टिमेटेड 1.5 to 2 मिलियन कल्पवासी आर एक्सपेक्टेड। अब ये कल्पवासी को ना आगे लिखा हुआ है, दोज हु स्टे फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। कहने का मतलब जितने टाइम महाकुंभ चलेगा, 45 दिन, उतना टाइम वहां पे वो रहेंगे। देखो कल्पवासी, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो कल्प और वास, वास मतलब रहना होता है, रहने का स्थान, ड्वेलिंग कहते हैं इंग्लिश में, बोल ही देता हूँ, ठीक है? और कल्प का मतलब होता है कॉस्मिक साइकिल। कॉस्मिक साइकिल जैसा कि मैं बता नहीं रहा था, वो एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग कुंभ होता है, कि जो बृहस्पति है वो वृषभ राशि में है और सूर्य और चंद्रमा जो है वो मकर राशि में। मैं देखो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो ये एक कॉस्मिक साइकिल है, समझ गए? ये बहुत शुभ टाइम है, तो इस पूरे के पूरे टाइम वो वहां पे रहेंगे। तो कल्प, कल्प मतलब कॉस्मिक साइकिल, वास मतलब रहना, तो कल्पवासी उनको बोला जाता है। क्लियर है? तो 1.5 to 2 मिलियन, मतलब लगभग 15 से 20 लाख लोग वहीं रहेंगे उतने दिनों के लिए, जब तक महाकुंभ चलेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये नंबर अप है 2019 के कंपैरिजन में, तब तो 10 लाख आए थे, ठीक है जी? ये जो इवेंट है कितने एरिया में? 4,000 हेक्टेयर्स में। ये 25% इंक्रीज है 2019 के कुंभ मेला से। और जो एरिया है उसे स्ट्रेटेजिकली डिवाइड किया गया 25 सेक्टर के अंदर। 2019 के टाइम पे ये 20 सेक्टर थे, अब 25 कर दिए। महाकुंभ जो है वो पोइज्ड है। पोइज्ड के 2 मीनिंग होते हैं, देखो। एक तो पोइज्ड का मतलब होता है रेडी होना किसी चीज के लिए, आई एम पोइज्ड टू डू समथिंग। और एक पोइज्ड का मतलब होता है काम और कंपोज्ड पर्सन, कोई शांत इंसान है वो भी पोइज्ड है, ठीक है? बट यहाँ रेडी का सेंस दे रहा है कि महाकुंभ जो है वो रेडी है क्या करवाने के लिए? प्रोवाइड करवाने के लिए। क्या? सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बूस्ट भी प्रोवाइड करवाएगा। एस्टिमेट किया जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन होगा 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक का, मतलब $25 बिलियन से लेकर $30 बिलियन। देखो लगाया कितना था? 17,000 करोड़, मतलब 2.2, उतना ही लगाया था क्या? कि पिछली बार की बात थी वो 17,000 करोड़ जो बोला था वो कब का था? कहाँ गया 17,000 करोड़? 2025 की बात करें ना, हाँ 17,000 करोड़ रुपए लगाया। देखो लगाया इतना है और कमा कितना लेंगे? इतना कमा लेंगे, तो मतलब इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा? 2.5 लाख करोड़ रुपए आएगा।
और ये अगर इसको देखा जाए तो अकाउंट फॉर 0.8% होता है ये इंडिया की जीडीपी का, एज पर दी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को इग्नोर नहीं किया गया है, स्वेप्ट अंडर द रग। ये स्वीप था ना, स्वीप अंडर द रग, वो पास्ट में गया हुआ है, हैव बीन प्लस V3 होता है, तो स्वेप्ट उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला वर्जन है। इसका मतलब किसी को अनदेखा करना होता था, तो यहाँ पे नोट बोला है तो अनदेखा नहीं किया गया है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख 1.50 लाख टॉयलेट जो इंस्टॉल किए गए हैं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। पहले के टाइम पे कितने थे? 1.14 थे। पब्लिक अकोमोडेशन भी बढ़ाए हैं, जिसमें अब क्या है 25,000 बेड्स हैं, जो कि 20,000 बेड थे 19 के टाइम पे, अब वो 25 कर दिए हैं। और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए 45,000 पुलिस के जो पर्सनल हैं उनको तैनात किया गया है। सपोर्टेड बाय 55 पुलिस स्टेशन होंगे जो कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं इवेंट एरिया के अलग अलग जगहों में। अब ये पर्सनल वर्ड आपको पता है एग्जामिनेशन में आया हुआ, वैसे ही एक होता है पर्सनल, PERSONAL, निजी, पर्सनल मैटर, पर्सनल लाइफ। ये पर्सनल अलग है, पर्सोनल वैसे जनरली कुछ लोग इसे बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी स्टाफ को बोलते हैं इसे, ठीक है, कर्मचारी को बोलते हैं। अब कुछ लोग इसे सिर्फ आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, मैंने बच्चों को देखा है कि आर्मी पर्सनल का मतलब आर्मी में काम करने वाले लोग, मतलब सोल्जर्स। सिर्फ आर्मी में नहीं भाई, किसी भी एरिया में आप यूज कर सकते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉयज है कलेक्टिवली, तो उसे आप पर्सनल बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉमनली कंफ्यूज वर्ड करके एरर आ जाता है, फिलर भी आ जाता है, स्पेलिंग में भी आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसे युग में जहां डिजिटल कनेक्शंस जो हैं वो ओवरशैडो कर देती हैं ह्यूमन गैदरिंग को। देखो डिजिटल जमाना है, सबको पता है, चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना, फोन पे बातें करना, यही हम लोग प्रेफर करते हैं। मिलते जुलते लोगों से आजकल है नहीं, आपको पता ही है। तो एक ऐसा जमाना, एक ऐसा युग जहाँ पे डिजिटल कनेक्शन जो है वो ओवरशैडो करती है ह्यूमन गैदरिंग को। मतलब ह्यूमन गैदरिंग पे कम ध्यान दिया जाता है, लोग मिलते जुलते कम है, डिजिटली ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो कुंभ मेला जो है अब एक क्या कर रहा है, एक टेस्टामेंट है, एक प्रमाण है जीता जागता, किसका? फेथ और ट्रेडिशन का, एंड्योरिंग पावर ऑफ फेथ एंड ट्रेडिशन का, जो लंबे समय से लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, उसका जीता जागता क्या है? प्रमाण है। ये ब्लेंड करता है किसको? एंशियंट रिचुअल्स को, ठीक है, किसके साथ? कटिंग एज लॉजिस्टिक्स के साथ। कटिंग एज का मतलब मॉडर्न, लॉजिस्टिक्स मतलब मैनेजमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूशन। तो ये ब्लेंड करता है रिचुअल्स को, मतलब डिवाइन एंड डायनामिक, ठीक है जी। ये जो फेस्टिवल है ये ट्रांसफॉर्म करता है एक टेम्परेरी सिटी को, किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है? लार्जेस्ट ह्यूमन असेंबली में, जो कि धरती पे और कहीं नहीं हो रही है। जिससे कि क्या शो हो रहा है, क्या डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है? इंडिया की अनपैरेलल्ड कैपेसिटी, जो कि पहले कभी नहीं देखी गई है, अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी कैपेसिटी देखी जा रही है जिसमें इंडिया जो है वो मैनेज कर पा रहा है इवेंट्स को। कितने बड़े इवेंट्स को? सच मोनूमेंटल प्रोपोर्शन को, इतने बड़े इवेंट को। मोनूमेंटल का मतलब बहुत भव्य है या इंपॉर्टेंट, साइज में कोई चीज़ बहुत बड़ी हो तो उसे हम लोग मोनूमेंटल कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। तो पैसेज के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आइए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन पॉज करके करो सॉल्व एक बार। What conclusion can be drawn about the scale of preparation for the 2025 महाकुंभ based on the passage? तो क्या conclusion आप निकाल सकते हो, ठीक है, about the scale of preparation, जो महाकुंभ 2025 का जो प्रिपरेशन है उसके स्केल को लेके आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? चलो, तो क्या 2025 का जो महाकुंभ है वो प्रायोरिटाइज करता है रिलीजियस सेरेमनी को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता है? ऐसा तो कहीं नहीं बोला है, दोनों पे फोकस करता है, तो ये गलत हो गया। जो महाकुंभ है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है रिएक्टिव प्लानिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस मतलब 2013 और 2019 का जो कुंभ हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये डेमोन्स्ट्रेट करता है रिएक्टिव प्लानिंग। पहले तो दो शब्दों को समझेंगे, एक रिएक्टिव, एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब है कि कोई चीज होने के बाद आप रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोएक्टिव का मतलब है कि पहले से ही आपने आइडिया लगा लिया कि क्या चीजें गलत हो सकती हैं और उनको आप प्रिवेंट कर रहे हैं। तो रिएक्टिव, प्रोएक्टिव। प्रो मतलब आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने उसकी सर्विस नहीं करवाई है और आपको लग रहा है कि हाँ चल जाएगी, क्या दिक्कत है, क्या ही मुझे सर्विस करवाने की ज़रूरत है, तो धक्का पेल कर रहे हैं। और जब वो गाड़ी ख़राब होगी, रोड पे बंद होगी, बीच रोड में आपको छोड़ दिया उसने ऐसे ही, है ना, तो उस टाइम पे आपको लग रहा है कि सर्विस करवा लेनी चाहिए थी,
तो ये रिएक्टिव थिंकिंग है, ठीक है, रिएक्टिव पर्सन हो गया। एक ऐसा पर्सन है जो गाड़ी की सर्विस करवाता है और मेंटेन करके रखता है अपनी गाड़ी को, तो वो प्रोएक्टिव पर्सन है कि ब्रेक डाउन होने से पहले ही वो चीज़ों को सही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो महाकुंभ जो था बेसिकली वो डेमोन्स्ट्रेट करता है रिएक्टिव प्लानिंग, ऐसा तो नहीं है। पिछली बार से जितनी भी चीज़ें हुई हैं उससे बढ़िया ही की है, हमेशा अप ही देख रहे थे हम पैसेज के अंदर, आपने देखा होगा। तो रिएक्टिव प्लानिंग नहीं है, प्रोएक्टिव है, तो ये तो गलत हो गया। इट शोज कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड लुकिंग प्रिपरेशन, बिल्कुल सही, कॉम्प्रिहेंसिव है और फॉरवर्ड लुकिंग प्रिपरेशन है। कहने का मतलब पिछले जो कुंभ हुए थे 2013 और 19 से रेफरेंस लिया, उसके बाद उससे बढ़िया ही करने की कोशिश किया अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो या फिर रोड्स की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, अकोमोडेशन की बात हो, हर चीज़ में उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड लुकिंग प्रिपरेशन ही की है। क्या उन्होंने फोकस किया एक्सक्लूसिवली सिर्फ एकोमोडेशन पे? नहीं, सारी चीज़ों पे किया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था, ये भी बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। टोन देखते बच्चे पागल हो जाते हैं। टोन का मतलब है कि पैसेज को पढ़ के आपको क्या चीज़ फील हुई, ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है। क्या ऑथर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा था? नहीं, तारीफ ही हो रही थी एक तरीके से। एडमायरेटिव हो सकता है, हाँ बिल्कुल, एडमायर किया जा रहा था। किसको किया जा रहा था अभी बताता हूँ। स्केप्टिकल नहीं हो सकता, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आपके सामने कोई ऐसी बात कर रहा है जो अंधविश्वास से भरी हुई है और आपको डाउट हो रहा है, तो यू आर बीइंग स्केप्टिकल, तो डाउटफुल। तो यहाँ पे कोई डाउट वाली बात तो थी नहीं कि जो उन्होंने बताया उन्होंने झूठ बोल दिया, तुम्हें डाउट हो रहा है, ऐसा तो कुछ था नहीं, या ऑथर कुछ डाउट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फैक्चुअल, जिसमें डेटा हो, फैक्ट जहाँ पे प्रेजेंट किए गए हो। तो पैसेज में फैक्ट ही प्रेजेंट किए गए थे, ये चीज़ तो आपको दिख गई थी। तो एडमायरेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं, बट हमें तो एक चूज करना है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका एडमायरेटिव है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो, बार बार ये बोला जा रहा था कि स्टैगरिंग इतना नंबर है, इंडिया की अनपैरेलल कैपेसिटी शो हो रही है, तो एक तरीके से तारीफ ज़्यादा की जा रही थी। तो ऑब्जेक्टिव से अप्रोप्रिएट एडमायरेटिव है, तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ फैक्चुअल डेटा नहीं था, तारीफ के साथ डेटा था। तो एडमायरेटिव को हम लोग चूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव एट 2019 कुंभ मेला इज और आर करेक्ट, बताएंगे। जितना भी वेस्ट था उसको प्रोसेस किया गया स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात की गई थी। जो इवेंट है उन्होंने इंप्लीमेंट किया कंप्लीट बैन सिंगल यूज प्लास्टिक पे, बिल्कुल ये भी कहा था। जो ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव है वो फोकस करता है सिर्फ ट्री प्लांटेशन पे, सोनली का मतलब होता है ओनली, नहीं, ट्री प्लांटेशन के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन किया था, ना कि सिर्फ ट्री प्लांटेशन पे फोकस करता है। क्योंकि ग्रीन बोला है ना, ग्रीन का मतलब मैंने बताया था ना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वो चीज मेंटेन कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बना रहे हैं। तो प्लास्टिक पे भी बैन लगाया था, ना कि सिर्फ प्लांट की बात की थी। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, मतलब 1 और 2 आपका राइट है। 1 2 कहां पे है, मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनाएंगे जी। विच फीचर ऑफ द कुंभ मेला स्केल इज मोस्ट इफेक्टिवली एम्फेसाइज थ्रू द ऑथर यूज ऑफ कंपैरेटिव रेफरेंस। हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ में ना आया हो, मैं समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और क्रिएटिव क्वेश्चन है, समझेंगे इसे। विच फीचर ऑफ कुंभ मेला स्केल, कुंभ मेला के स्केल का कौन सा फीचर सबसे बढ़िया तरीके से एम्फेसाइज किया गया है ऑथर ने कंपैरेटिव रेफरेंस का यूज कर कर। आपने देखा होगा बार बार ये बोला जा रहा था कि कुंभ मेला या कुंभ में भीड़ इतनी बड़ी है कि वो इस वाले देश की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हो गई, या इस देश की पॉपुलेशन जितनी है, ऐसा कुछ आप देख रहे थे। कंपैरेटिव रेफरेंस उसी को बोला जा रहा है। तो आपने बार बार देखा होगा कि कुंभ में जो भीड़ है, बेसिकली जो लोग आए हैं, जो नंबर ऑफ पीपल हैं, उनको किसी कंट्री के पॉपुलेशन से कंपेयर किया जा रहा था। इसी फीचर को बार बार एम्फेसाइज किया गया था। तो वही पूछा है कौन से फीचर को, कुंभ मेला के स्केल को, जो इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ, उसमें ऐसी कौन सी चीज को मोस्ट इफेक्टिवली एम्फेसाइज किया गया कंपैरेटिव रेफरेंस का यूज करके। चलो देखते हैं। क्या टेम्परेरी टेंट सिटी को, जो टेम्परेरी टेंट सिटी का साइज है, उसको किसी के साथ कंपेयर किया? नहीं, हमें तो कोई कंपैरिजन नहीं दिखा टेंट सिटी के साइज का कंपैरिजन। क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट को कंपेयर किया गया लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के साथ? कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हमें नहीं बताया गया कि इतना ज्यादा इंपैक्ट आएगा इकोनॉमिक, और किसी प्रोजेक्ट से कंपेयर करके दिखा रहे कि जैसे यहां आया था वैसा देखो कुंभ में भी आएगा, ऐसा तो कोई कंपैरिजन नहीं दिख रहा है। एनवायरमेंटल इनिशिएटिव कंपेयर टू मॉडर्न अर्बन स्टैंडर्ड, ऐसा भी कोई कंपैरिजन नहीं देख रहे हैं हम कि एनवायरमेंट
को सस्टेन करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हों उसको कंपेयर किया जा रहा हो अर्बन स्टैंडर्ड से, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है बचा यही वाला कि जो गैदरिंग थी उसकी जो वास्टनेस थी उसे कंपेयर किया गया नेशनल पॉपुलेशन से। वो याद होगा मैक्सिको की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गया, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन जितना कुछ बताया था, है ना। तो बोलना यहाँ पे चाह रहा है कि जो वास्टनेस है, गैदरिंग की जो वास्टनेस है उसे कंपेयर किया गया पॉपुलेशन से, तो इसकी बात हुई है, ये वाले फीचर को एम्फेसाइज किया है। क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ए कंटेन्स एरर, बताएंगे जल्दी से। देखो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सिवियर्ड, यहीं पे गलती आ गई। पहली बात तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है सिवियर्ड, देखो एक शब्द होता है सिवियर, SEVERE, ये एडजेक्टिव होता है, समझना उस चीज को। जैसे सिवियर, सिवियर का मतलब एक्सट्रीम, सिवियर पेन, ठीक है, सिवियर सिचुएशन, एक्सट्रीम। तो यहाँ पे जो मील्स हैं वो दी गई, तो यहाँ पे सिवियर नहीं सर्व आएगा और वो पास्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आगे बात पास्ट की चल रही है, तो SERVED होगा, ना कि SEVERED होगा। और एडजेक्टिव में तो कभी ED फॉर्म वैसे भी नहीं लगता, तो एक मिस्टेक तो यहाँ पे दिख रही है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने सर्व किया 150 मील। देखो सॉरी 150 मिलियन मील, आपको पता है मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, इनके अंदर हम S या ES नहीं लगाते हैं, चाहे वो कितना हो, 1 मिलियन हो चाहे 10 मिलियन हो, मिलियन मिलियन ही रहता है, ठीक है। क्योंकि 150 मिलियन है तो आगे वाला प्लूरल होता है, तो 150 मिलियन मील्स वो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बोला वाइल द डेली वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, अब वाइल से नया क्लोज शुरू हो गया। देखो इस वाले सब्जेक्ट की तो वर्ब ये थी जो कि गलत थी, एक एरर हमें मिल गया। उसके बाद वाटर सप्लाई एक और सब्जेक्ट है और उसकी जो वर्ब है वो रीच्ड है, ये भी V2 में और ये भी V2 में, चलो हमने यहाँ पे ठीक इसे मान लिया। बट रीच अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, रीच टू स्टेशन नहीं होता, रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। द फंड रेजर रीच्ड इट्स $1 मिलियन गोल, तो रीच के बाद जो भी बोलना है डायरेक्ट आपको बोलना है, ट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है, अपने बाद प्रेपोजिशन ये नहीं लेके आता, तो आप रीच्ड के बाद टू यूज नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे जो डेली वाटर सप्लाई था वो पहुंच गया, कितना एस्टोनिशिंग 200 मिलियन लीटर्स पहुंच गया। अच्छा, जैसे 150 मिलियन यहाँ था, यहाँ पे भी 200 मिलियन है, इसमें देखो S या ES नहीं लगाया, बट 200 मिलियन क्या लीटर्स, आगे वाला वर्ड जरूर प्लूरल बनेगा, ये बहुत बेसिक सी बात है, क्लियर। तो 2 मिस्टेक दिखाई दी मुझे, 2 मिस्टेक कहाँ पे है, मतलब C पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। ये फिलर बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू फिल इन द ब्लैंक, आओ देखते हैं। एज वी लुक अहेड टू द 2025 महाकुंभ डैश सजेस्ट इट कुड होस्ट अप टू 400 मिलियन पीपल। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जो कि कैसी वर्ब होती है, प्लूरल, S या ES वाली सिंगुलर होती है। तो वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट चाहिए होगा, और कैसा सब्जेक्ट चाहिए होगा, प्लूरल, बेसिक सी बात है। अब इसमें से कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, एक तो ये नहीं है और दूसरा ये नहीं है, ये आपको प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस और प्रोजेक्शंस, बोलो हाँ, यस और नो, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट। अब एक्सपेक्टेशंस आ सकता है, एक्सपेक्टेशन सजेस्ट या प्रोजेक्शन सजेस्ट, एक्सपेक्टेशन या गलत है, कारण क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो पर्सनल होती है, जैसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जनरल एंटिसिपेशन के लिए यूज करते हैं एक्सपेक्टेशन। जब डेटा ड्रिवन फोरकास्ट की बात आती है कि 400 मिलियन लोग आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं वो प्रोजेक्शन आता है, तो प्लूरल भी है प्रोजेक्शंस, तो प्रोजेक्शन सजेस्ट करती हैं इट कुड होस्ट अप टू 400 मिलियन पीपल, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, जो ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव है उन्होंने 2 लाख ट्रीज जो हैं वो लगाए और पारित किया या लागू किया कंप्लीट बैन सिंगल यूज प्लास्टिक पे। यहाँ तो बहुत अच्छा हिंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला है, आपको बताना है इसको कौन इंप्रूव कर सकता है। एंड के इधर देखेंगे, देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी पड़ी है, तो फिर इधर भी आप सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, पैरेललिज्म मेंटेन कर दीजिए, बात पास्ट की चल रही है, यहाँ पर भी पास्ट की बात कर दो, मतलब ये इज प्लांटिंग गलत, हैज प्लांटेड गलत, S या ES वाली गलत, सिर्फ ये बचा प्लांटेड, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव प्लांटेड ओवर 2 लाख ट्रीज। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं सर यहाँ A भी तो आ सकता है,
अगर हैज़ प्लांटेड लिख दें तो इसमें क्या दिक्कत है? हैज़ प्लांटेड अबाउट। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये डाउट पूछ लें, उनके दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, हैज़ के बाद V3 आता है, ठीक है, और आगे एंड के बाद हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर एनफोर्स्ड भी तो V3 हो सकता है, क्योंकि एनफोर्स फर्स्ट फॉर्म होती है, एनफोर्स्ड सेकंड फॉर्म होती है और एनफोर्स्ड ही थर्ड फॉर्म होती है। तो कुछ बच्चों को डाउट ये हो सकता है कि सर जो ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव अगर हम हैज प्लांटेड लिखे तो हैज के बाद V3 है, तो एंड के आगे ये भी तो V3 हो सकती है, तो आपने सिर्फ V2 क्यों ही चूज किया यहाँ पे, ये क्यों नहीं चूज किया? वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है, बट इसका जो जवाब है वो आपको पता कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा पैसेज के अंदर, क्योंकि ये लाइन कहाँ से उठाई है? पैसेज से। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो रही है, ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ, तो और आसपास के सेंटेंस पे नजर डाला करो। अगर आप और आसपास के सेंटेंस पे नजर डालोगे, कहाँ है ये प्लांटेड वाली लाइन? ये रही। अगर आप और आसपास के सेंटेंस पे नजर डालोगे तो मुझे ये पता लग रहा है ये बात कब की चल रही है, 2019 की चल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे जितनी भी बात बताई जा रही है 2019 की बताई जा रही है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो V2 लिखा हुआ है, आपने नोट किया। हिंट लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्लोज टेस्ट में भी ये चीज़ आपकी बहुत मदद करती है। जैसे यहाँ पे भी हमने सर्व्ड किया था इस क्वेश्चन में भी, इधर भी आप ध्यान से देखेंगे रीच्ड लिखा हुआ है, बोलो हाँ। ड्यूरिंग द इवेंट अथॉरिटीज अचीव्ड V2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखिए, यस और नो। इसलिए ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव प्लांटेड ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। देखो लॉजिकली चलना है, ऐसे रट्टे मारते हुए नहीं चलना है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग ईडियम फ्रॉम द पैसेज। चेरी ऑन टॉप ईडियम है, आपको बताना है विच अदर ईडियम कुड नॉट बी यूज टू कन्वे अ सिमिलर मीनिंग। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ईडियम है जो चेरी ऑन टॉप को कन्वे नहीं कर रहा है, मतलब 3 ईडियम ऐसे हैं जो चेरी ऑन टॉप से मिलते जुलते हैं, एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है आप मुझे बताओ। आओ सीख लेते हैं। आइसिंग ऑन द केक, पहले चेरी ऑन टॉप का मतलब तो आपको पता ही है, परफेक्ट फिनिशिंग टच, कोई एडिशनल बेनिफिट्स होने पे सुहागा। आइसिंग ऑन द केक का मतलब भी ये होता है समथिंग एडिशनल, जिसकी वजह से कोई अच्छी चीज बहुत अच्छी बन जाए, कोई सोने पे सुहागा, तो ये तो हो सकता है, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। फेदर इन वंस कैप, ये भी मिलता जुलता है, ये हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी अचीवमेंट को, या फिर ऐसी कोई चीज जिसको लेके हम प्राउड है, मतलब कोई पॉजिटिव चीज, कोई अच्छी चीज, कोई बेनिफिट, तो ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। फाइनल टच का मतलब भी यही है, यूज टू डिस्क्राइब द लास्ट डिटेल दैट कंप्लीट समथिंग। काम पूरा हो गया था, उसके ऊपर आपने एक चीज और ऐड कर दी तो वो काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया और अच्छा हो गया, 4 चांद लग गए उसके अंदर, तो फाइनल टच। लास्ट स्ट्रॉ जो है ये आपका ईडियम इन सब से अलग है, और यही जो है चेरी ऑन टॉप से डिफरेंट है, जो मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। एक ऐसा एक्शन जो किसी बैड सिचुएशन को और खराब करते, एक्सेसरबेट कर दे, सुना है आपने? तो लास्ट स्ट्रॉ, तो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि नोट बोला था ना, तो लास्ट स्ट्रॉ आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 9th क्वेश्चन है, ये आप, अच्छा 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। बताना है तो मतलब बताना है, क्यों बताना है अभी मैं बताता हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट अ सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड टसल। टसल वर्ड आपको पता है, आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा पेयर ऐसा है जो टसल वर्ड का एक तो सिनोनिम हो और एक एंटोनिम हो। समझ गए? टसल वर्ड का एक सिनोनिम होना चाहिए और एक एंटोनिम होना चाहिए, तो कौन सा पेयर ऐसा है। और एक 10th क्वेश्चन में और देके जा रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ईयर मार्क। तो ईयर मार्क के सिनोनिम बता देने हैं कि कौन सा होगा। क्लियर है? अब यहां पे मैंने आपको ये होमवर्क के लिए क्यों दिया, क्योंकि मुझे चाहिए भैया आपका फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। अब देखो एक चीज और है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने ही देने हैं, प्लस एट द सेम टाइम जितने भी बच्चों ने यहां तक पूरी क्लास देखी, आप सबने इस पैसेज की 3 से 5 लाइन के अंदर मेन आइडिया भी जरूर लिखना है। इससे आपकी एनालिटिकल स्किल जो है वो एनहांस होगी। आप टूटी इंग्लिश लिखो, आप फूटी इंग्लिश लिखो, आप बढ़िया लिखो, सोफिस्टिकेटेड लिखो, बहुत अच्छे लेवल की लिखो, जैसी मर्जी लिखो, जितना आपसे लिखा जाता है, कोई यहाँ जज नहीं करेगा आपको, सब सपोर्टिव है।
देखो भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए फुल पार्टिसिपेशन। आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आप एंथुजियाज्म नहीं दिखाएंगे तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो मैं आपको बार बार ये बात बोल के चल रहा हूँ कि क्लासेस तभी कंटिन्यू होंगी जब जो चीज़ें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। मुझे दिखेगा कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बच्चों को जो मैं बोल रहा हूँ काम वो कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में इन दोनों सवालों का जवाब और प्लस मेन आइडिया 3 से 5 लाइन में, ज़्यादा नहीं, इतना ही रखते हैं। ठीक है जी, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी बातें मैंने क्लास के अंदर समझाई हैं। आज पहली क्लास थी तो जैसा लेवल मैंने आपको बता दिया था कि बैलेंस रखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल मैंने हाई कर दिया है। और देखो, इससे कम नहीं हो पाएगा लेवल, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। आपके सजेशंस जो हैं वेलकम है। कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे रख लूंगा जिसके अंदर लेवल बढ़ा दिया, कुछ में मॉडरेट रख लिया, बट इससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर एग्जामिनेशन आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इतना लेवल तो कम से कम, एक वो बेंचमार्क तो हमें सेट करके चलना पड़ेगा। और बस फिर काफ़ी बोल लिया। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगी क्लास। और कोई बच्चा ऐसा है जो कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहता है, आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।